तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस एंड टुडे वी आर डूइंग हार्ड डिस्क शेड्यूलिंग। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, करना है हमें स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था सेकेंडरी स्टोरेजेस क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं वो कंप्यूटर से। सो ऑल दोज इंटरफेसेस, चाहे यूएसबी हो, चाहे सीएसआई हो, चाहे साटा हो, पाटा हो, कुछ भी हो, सारे जाके जुड़ जाते हैं एक होस्ट कंट्रोलर से। और ये जो कंट्रोलर होता है ये मैनेज करता है सारा ट्रांसफर, कहाँ क्या ट्रांसफर करना है, रैम, हार्ड डिस्क, ये वो इधर उधर। तो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ हार्डवेयर जो कि आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे होता है, चिपसेट पे होता है। आपने चिपसेट वर्ड सुना होगा। चिपसेट मतलब क्या हुआ कि चिप्स का सेट। तो ये भी एक चिप होती है, हार्डवेयर, ये होस्ट कंट्रोलर होता है। और ये इन इंटरफेसेस के थ्रू कनेक्ट करता है उन डिवाइसेस से। डिवाइसेस पर एक डिवाइस कंट्रोलर होता है, डिवाइसेस पर होता है एक डिवाइस कंट्रोलर। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं कि कितना कब कौन सा कहाँ डेटा होता है ट्रांसफर। ठीक है, इतनी सी बात थी। और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं शेड्यूलिंग। सबसे पहले देखेंगे हार्ड डिस्क में कैसे शेड्यूलिंग होती है। बट उस पर जाने से पहले एक चीज होती है जो कि जाननी जरूरी है, उसको बोलते हैं एड्रेस मैपिंग। ठीक है, तो एड्रेस मैपिंग क्या होती है। जैसे रैम में हम नहीं देखते हैं कि यार कोई वेरिएबल उठा के लाना है तो उसका कोई एड्रेस होता है, वो XAF समथिंग समथिंग समथिंग। तो रैम में तो पता है कि ये यहाँ पे रिजाइड करेगा, मिलेगा। अभी हार्ड डिस्क पे कोई डेटा है, वो कहाँ पे है, कैसे मिलेगा। तो हार्ड डिस्क को ट्रीट किया जाता है एज एन इन्फिनिटली लॉन्ग वन डायमेंशनल सेट ऑफ ब्लॉक्स की तरीके से। समझ लीजिए एक बहुत बड़ी एरे है। ठीक है, अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो एक ब्लॉक एक सेक्टर की तरीके से होता है। वो एक सेक्टर पे एक ब्लॉक मैप हो जाता है और इसी तरीके से सारे ब्लॉक सारे सेक्टर्स पे हो जाते हैं मैप। कहीं ना कहीं ये मान लो हो सकता है अंदर हो, बट हाँ होते कंटिन्यूअस। अच्छा, अभी एसएसडी में सेम चीज कैसे होती है। एसएसडी में इसी के छोटे छोटे सेट्स बन जाते हैं। जैसे आपने रैम देखा होगा, रैम की तरीके से ही छोटे छोटे सेट्स बन जाते हैं इन्हीं ब्लॉक्स के। तो क्या किया जाता है, इन एड्रेसेस को मैप करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। बट इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि ये सेक्टर डिफेक्टिव हो गया, तो अभी जो अपना एड्रेस मैपिंग का एल्गोरिथम है वो इसको कहीं और से मैप कर देगा। फिर जब ऐसे हम सीरियली चल रहे होंगे ना, तो आयो में आ जाएगी समस्या। फिर इधर से स्किप करके इधर जाओ, फिर वापस आओ। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। खैर वो सब आगे चल के देखेंगे। बट द बेस आइडिया इज कि वी हैव अ वन सिंगल ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस। दिस इज लॉजिकल, दिस इज फिजिकल। आते हैं अब एचडीडी शेड्यूलिंग पे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, उसमें बहुत सारे मैग्नेटिक टेप्स, ट्रैक्स, सब कुछ है और मेरे पास राइटर हेड है। अभी मुझे एक लॉजिकल एड्रेस दिया गया, मुझे दिया गया 984 कि ये नंबर ब्लॉक को रीड करना है। तो अपना होस्ट कंट्रोलर ने कन्वर्ट करके बताया कि भाई ये डिस्क नंबर 2 के सेक्टर या ट्रैक नंबर 4 के सेक्टर नंबर 9 पे एग्जिस्ट करता है। कुछ इस तरीके से बता दिया उसने। तो अभी ये हेड जाएगा यहाँ पे, ये इसको सीक करेगा, देखेगा, फिर लेगा और रिटर्न करेगा अपना यूजर को। अच्छा, अब मान लीजिए ऐसे बहुत सारे नंबर्स की एक लिस्ट है। यार मुझे ये एड्रेस चाहिए, ये एड्रेस, ये एड्रेस, ये एड्रेस, ये एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से एक बहुत लंबी लिस्ट है नंबर्स की अपने पास। तो क्या हम एक एक नंबर को ऐसे पिक करते बैठेंगे? 984, 1001, 481, 115, ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर्स हैं। एंड आइडियली एग्जैक्टली यही चीज होती है FCFS शेड्यूलिंग में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो नंबर पहले रिक्वेस्ट हो गया वो जाएगा, ढूंढेगा, ढूंढ के उसको रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि यार ये राइटर हेड को इतना मूव करना पड़ता है, रीडर हेड को। पहले ये निकालेगा, फिर यहाँ गया, मान लो पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। कुछ ऐसे करते करते वो थक जाता है, बहुत स्लो काम करता है ये रिट्रीविंग टेक्निक। तो FCFS इसीलिए यूज नहीं करते ज्यादा लोग। उसके बाद आता है एक स्कैन शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मान लो हमारा राइटर हेड है, तो ऐसे स्कैन करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, ऐसे करके यहाँ पहुंच जाएगा वापस लास्ट एड्रेस पे। अब क्या होगा कि इसके बीच में जितने भी होंगे, जैसे 1 2 3 4, इनको ये सर्व करता करता चला जाएगा। बट अगर बीच में 1 2 ये सर्व करने के बाद ये आ गए, तो अब ये वापस आएगा, वापस आके फिर इसको सर्व करेगा, इसको इसको इसको। कुछ इस तरीके से स्कैन चलता है, पहले यूं फिर यूं। इस तरीके से स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चलता है डिस्क पे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि राइटर हेड को बार बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो इसीलिए लोगों ने सोचा इंस्टेड ऑफ स्कैन वी विल यूज C स्कैन, सर्कुलर स्कैन। डायरेक्शन मत चेंज करो, सीधे वापस से इस तरीके से टर्न करना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज हो गई सर्कुलर स्कैन। और अपनी जो पुरानी हार्ड डिस्क होती थी
मैग्नेटिक वाली, उस पे आज भी सर्कुलर स्कैन ही चलता है। देयर आर अदर एल्गोरिदम्स दैट आर नॉट कवर्ड द सिलेबस, तो उनको छोड़ देंगे और सीधे चलेंगे एनवीएम शेड्यूलिंग पे। एनवीएम शेड्यूलिंग इज वेरी वेरी न्यू। तो ये हमने देखा हार्ड डिस्क की शेड्यूलिंग, ये था HDD। अभी आते हैं एनवीएम डिस्क पे। सो एज आई वाज सेइंग, दिस वाज वेरी वेरी न्यू बिकॉज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आर अ न्यू इन्वेंशन। तो ये बुक्स जो हैं ये तो 20 25 30 साल पहले लिखी गई थी, उसके बाद इनमें चेंजेस हुए, मल्टीपल एडिशंस आए। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें वी आर सीइंग एनवीएम शेड्यूलिंग इज आल्सो इंक्लूडेड। क्वेश्चंस पता नहीं एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं, बट डेफिनेटली इंक्लूडेड है सिलेबस में। सो सिंस इसमें कोई ऐसे मूवमेंट की समस्या नहीं होती है इस तरीके से, तो जनरली एनवीएम्स में FCFS शेड्यूलिंग की जाती है। रीजन बीइंग कि हार्ड डिस्क का जो एक एफिशिएंसी मेजर करने का तरीका होता है जिसको बोलते हैं IOPS। बहुत जगह आपने देखा होगा, क्लाउड पे अगर आपने कभी काम किया हो, देखा हो, IOPS देखा होगा, इवन लोकली हार्ड डिस्क वगैरह पे इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी ये हार्ड डिस्क की बात करें तो इसमें अगर हम FCFS या स्कैन चलाएंगे तो इसका IOPS ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। बट एनवीएम में ऐसा नहीं होता है। एनवीएम में FCFS से काम चल जाता है। FCFS में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट्स होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास लिस्ट है 1 2 5 6 1100 1102 1500। तो जो आजकल के लेटेस्ट हार्ड डिस्क हैं, उनके हार्डवेयर्स हैं, उसके ऊपर जो सॉफ्ट एल्गोरिथम्स लिखे होते हैं वो क्या करेंगे, जो नियर बाई होते हैं उनको ग्रुप कर देते हैं और फिर ऐसे एक्सेस करके उन्हें सर्व करते हैं। सो लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट ऑन FCFS, बट स्टिल FCFS इज मोस्टली यूज्ड। एंड व्हाई FCFS? बिकॉज दिस रिजेंबल्स मोर ऑफ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी देन अ हार्ड डिस्क। सो रैंडम एक्सेस इज वेरी वेल सपोर्टेड इन एनवीएम्स। अच्छा, और इसमें काफी थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जैसे कि ड्राइव फॉर्मेटिंग, पार्टीशन बनाना, वॉल्यूम बनाना, एरर डिटेक्शन करेक्शन, इसकी हम बाद में बात करेंगे, CRC चेकसम वगैरह। बट अभी एक दो चीजों की और बात करेंगे जिनको हम बोलते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे बूट ब्लॉक। बूट ब्लॉक नाम से समझ आ ही रहा होगा। बूट ब्लॉक, कंप्यूटर जब बूट होता है तब इसकी जरूरत पड़ती होगी, नाम से कुछ समझ आ रहा होगा। तो जब कंप्यूटर बूट अप होता है उसके चिपसेट पे एक छोटा सा रोम होता है, उसमें बायोस होती है, वो चीजें लोड करना स्टार्ट करती है। तो वो जो प्रोग्राम होता है वो कुछ आई थिंक KB का होता है। What it does is it just begins to load all the other initial bootstrap programs that are stored elsewhere। उनमें से एक होता है जो कि आपकी हार्ड डिस्क में बूट ब्लॉक के अंदर स्टोर्ड होगा। जैसे बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है आपकी, एक छोटा सा सेक्शन बूट ब्लॉक को दे दिया जाता है। वहां पे लिखा होता है कि विंडोज कहाँ पे है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है कहाँ पे है, क्या कहाँ से कहाँ रिजाइड करता है, कब कौन सा सेक्शन लोड करना है, तो उसको ये लोड करता है। और ये वाला जो प्रोग्राम होता है, दिस इज मच मोर इलेबोरेट देन द प्रोग्राम रिटन ऑन योर रोम। ठीक है। अच्छा, हमने अभी इस समय पार्टीशंस की बात स्किप कर दी, बट इफ यू रिमेम्बर हम अपने कंप्यूटर पे ऐसे C ड्राइव, D, E ड्राइव, कुछ इस तरीके से पार्टीशंस बनाते हैं। तो जनरली जो C होता है वो हमारा बूट पार्टीशन होता है, और बूट पार्टीशन का जो पहले कुछ ब्लॉक्स होते हैं उसको हम बोल देते हैं MBR मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब ये जो MBR होता है ये क्या करता है, इसमें जो कोड होता है ये चलना स्टार्ट होता है। ये कोड बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है, तो कौन सा हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उठा के रैम में लोड करना है, कौन सा नहीं लोड करना है, क्या करना है, तो वो ये सब बताता है, MBR बताता है। कुछ केसेस में जो MBR होता है ना, ये डिस्क पे कहीं पे ऐसे स्टोर्ड होता है, कहीं और ही स्टोर्ड होगा, इन पार्टीशंस में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर विंडोज C ड्राइव में है तो ये MBR कहीं और ही एग्जिस्ट करेगा, किसी सिस्टम रिजर्व स्पेस पे। C ड्राइव में नहीं होगा, C ड्राइव में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ये तो बात हो गई बूट ब्लॉक की। एक और छोटी सी बात कर लेते हैं इस समय कि हार्ड डिस्क कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सो योर हार्ड डिस्क कैन एग्जिस्ट इन 3 प्लेसेस। सबसे पहला आपके खुद के कंप्यूटर के ऊपर तो जनरली होती है, वेयर योर OS एंड एवरीथिंग इज देयर। उसको हम बोलते हैं HAS यानी कि होस्ट अटैच्ड स्टोरेज। तो जो आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है उसको हम HAS बोलते हैं, होस्ट अटैच्ड स्टोरेज। एक तरीके का स्टोरेज होता है जिसको बोलते हैं NAS मतलब कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज। व्हाट हैपेंस इज यू कैन हैव अ रिमोट IP कॉन्फ़िगर्ड एज अ हार्ड डिस्क। तो यहां से कहीं आप इंटरनेट पे गए और इंटरनेट पे कहीं पे एक हार्ड डिस्क थी विच वॉज कॉन्फ़िगर्ड एज अ नेटवर्क अटैच स्टोरेज। इसका नेटवर्क कंट्रोलर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी इसके ऊपर, इंटरफेसेस होंगे, और ये लाके आपको यहाँ पे डेटा सर्व करेगा।
इस हार्ड डिस्क से। सो दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क अटैच स्टोरेज। फाइनली जो तीसरा स्टोरेज होता है वो होता है क्लाउड। क्लाउड एवरीवन नोस क्या होता है। What are clouds made up of? Water droplets? बिल्कुल नहीं. It is mostly made up of Linux servers. So on the cloud, you will have a host which will in turn have a attached storage which will serve you through the internet. अच्छा, cloud और NAS में डिफरेंस क्या होता है। NAS आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपने एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज कॉन्फ़िगर करके अपने रूटर के बगल में रख दिया, अब उसे सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं, आपने भले ही कोई भी एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म लगाया हो। वेयरएज क्लाउड इज क्लाउड स्टोरेज आर जनरली सर्विसेबल, मतलब अगर आप ये हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, हो सकता है इतने हिस्से में आपका डेटा स्टोर हो, इतने हिस्से में किसी और का, फिर इतने हिस्से में किसी और का, फिर इतने में किसी और का, फिर अगर आपने यहाँ से डेटा हटा दिया अपना तो यहाँ पे किसी और का डेटा एलोकेट हो गया, फिर आपका यहाँ पे हुआ, लाइक दैट। तो इस तरीके से चलिए एक छोटी सी बात और करके ये टॉपिक करते हैं खत्म। इसके बाद आएंगे इनपुट आउटपुट पे। इनपुट आउटपुट के बाद क्या बचेगा, स्टोरेज मैनेजमेंट तो खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद बचेगा बस फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्टोरेज मैनेजमेंट ओनली, बिकॉज फाइल कहाँ ही स्टोर करेंगे। तो फाइल मैनेजमेंट के कुछ कुछ टॉपिक्स बचेंगे, उसके बाद ओएस हो जाएगा फिनिश। तो चलिए बात करते हैं रेड की। रेड का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। मतलब क्या हुआ, रिडंडेंट मतलब कि आपके पास एक चीज पहले से थी, आपने उसी की डुप्लीकेट चीज रख ली कहीं दोबारा से। रिडंडेंट एरे मतलब कि बहुत सारी ऐसी कॉपीज बना ली आपने कुछ कुछ चीजों की। ये नंबर 1 था तो ये नंबर 1 की कॉपी हो गई, नंबर 2 था तो ये नंबर 2 की कॉपी नंबर 1, नंबर 2 की कॉपी नंबर 2, नंबर 2 की कॉपी नंबर 3, कुछ ऐसे। ये 3 था तो नंबर 3 की कॉपी हो गई। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स मतलब कि ये इंडिपेंडेंट हैं, अगर इसमें कोई खराबी आई तो आपके इस डेटा और इस डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई खराबी आई तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जरूरत क्या है ये सब करने का, जरूरत है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कि इन केस ऑफ अ फेलियर क्या हमारा सिस्टम उसी तरीके से चल सकता है जिस तरीके से हम चाहते हैं। सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू इंट्रोड्यूस रिडंडेंसी इनटू द सिस्टम। रिलायबिलिटी एज अ कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अचीविंग रिलायबिलिटी थ्रू रिडंडेंसी इज वन मेथड, देयर आर मल्टीपल अदर मेथड्स। सपोज कोई आपने वेबसाइट खोली, उसका कोई सर्वर है, मान लीजिए सर्वर फेल हो गया, तो क्या आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई दूसरा सर्वर होगा जो कि ट्रैफिक सर्व हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये सर्वर बंद हो गया तो फिर भी ये सर्वर जो है ये ट्रैफिक सर्व करता रहेगा। एंड दिस is generally used in network systems and cloud systems because for example आपने Google Drive पे डेटा स्टोर किया, वहां पे तो करोड़ों लोग का डेटा स्टोर होता होगा। फॉर एग्जांपल एक हार्ड डिस्क है वो फेल हो गई, उस पे आपका डेटा था, बाकियों के डेटा को फर्क नहीं पड़ा बट आपका डेटा फेल हो गया। अब गूगल ड्राइव वाले ये तो नहीं कह देंगे ना कि भाई हार्ड डिस्क खराब हो गई, गया डेटा। दैट वुड बी अगेंस्ट देयर टर्म्स ऑफ सर्विस। सो दैट्स व्हाई network and cloud storages do this. The easiest way is by mirroring. So there are RAID levels पे तो बाद में आएंगे, बट मिररिंग की बात करते पहले। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 1010 ऐसे कुछ बिट स्टोर्ड है। द easiest way to introduce redundancy is by mirroring, मतलब 1010 है तो 1010 की इक्वल डिस्क बना दी। Now assuming the case of something like Google Drive, उन्हें एक सेकंड में करोड़ों लोगों का डेटा सर्व करना पड़ता है उनको। तो लेट्स से ये डेटा सीक्वेंशियली रखा हुआ इस डिस्क पे और ये मिरर भी है कहीं पे होगा। अब ये सीक्वेंशियली रीड करके आपको 1 पहले देगा, वो फिर 0 देगा, फिर 1 फिर 0, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ बिट्स इन अ टाइम। सो सीक्वेंशियल रीड इज अ वेरी स्लो एंडेवर स्पेशली ऑन नेटवर्क सिस्टम्स। तो लोगों ने क्या सोचा, instead of keeping mirror data, what we can do is we can keep striped data. Now what do they mean by striped data is this. Let's say मेरे पास 1010 है इस डिस्क पे। So instead of keeping all of this together, उन्होंने क्या किया कि बनाई 4 डिस्क्स, एक पे रखा 1, एक पे 0, एक पे 1, फिर दूसरे पे 0। कुछ इस तरीके से उन्होंने डेटा के स्ट्राइप्स बना दिए, धारियां बना दी डेटा की। तो अब जब उन्हें सर्व करना होगा डेटा, सो दे नो कि पहला पार्ट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। सो दे कैन ब्रिंग इट ऑन एवरीथिंग पैरेलली एंड दे कैन कोलेट द डेटा एंड गिव यू योर 1010। इससे क्या होगा, काम जल्दी होगा। सो दैट इज व्हाई स्ट्राइपिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज रिलायबिलिटी अदर देन रिडंडेंसी। माइट भी हो सकता है कि इनकी कॉपीज बना के रख ली हो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हो सकता है। बट स्ट्राइपिंग हेल्प्स इन
एक्सेसिंग डेटा फास्टर देन सीक्वेंशियल एक्सेस। ये तो एक निबल था, लेट्स से 8 बिट का होता है ये नंबर, सो इट वुड हैव बीन 1 बाइट। एक बाइट को अगर हमने इस तरीके से 8 सर्वर्स पे बिछा के रख दिया तो इस चीज को बोलते हैं बिट लेवल स्ट्राइपिंग। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्ट्राइपिंग लिख देता हूँ, स्ट्राइपिंग। और अगर जैसे एक बाइट को 8 सर्वर्स पे या 8 डिस्क पे रख दिया तो उस चीज को बोल देंगे बिट लेवल स्ट्राइपिंग। इससे डेटा के एक्सेस की रफ्तार 8 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं रेड लेवल्स पे। रेड levels. So in general we have 5 or 6 levels. We have raid level 0, 1, 1 के बाद आएगा 4, 5, 6 and then we have M6, multi-dimensional 6। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं क्या क्या होते हैं। रेड लेवल 0 इज नॉन रिडंडेंट स्ट्राइपिंग। मैं लिख देता हूँ नॉन रिडंडेंट स्ट्राइपिंग इज एग्जैक्टली द थिंग विच आई शोड यू हियर। इस तरीके से स्ट्राइप करके डेटा को रख लेंगे, दैट इज ये हो गया आपका लेवल 0 नॉन रिडंडेंट स्ट्राइपिंग। नेक्स्ट अप आते हैं लेवल 1 पे। लेवल 1 पे कुछ नहीं, ये जो आपका स्ट्राइप डेटा रखा हुआ है ना, इसको मिरर कर देंगे बस। ये कॉपी वाली डिस्क हो गई। ये हो गया आपका लेवल 1, इट हैज मिरर डिस्क। नाउ लेवल 4 इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। ये हो गया लेवल 4। लेवल 4 में डेटा के साथ ईसीसी रखते हैं। ईसीसी मतलब कि एरर करेक्टिंग कोड, उसके साथ रखेंगे एरर करेक्टिंग कोड। तो एक पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, सारी बिट्स को एक्सॉर कर लेते हैं और लास्ट में हमारे पास या तो 0 या तो 1 आता है। 0 मतलब इवन पैरिटी, 1 मतलब ऑड पैरिटी। तो आइदर अ सिंगल बिट in your data is damaged or either this parity bit is damaged, वो सेक्टर खराब हो गया, कुछ हो गया, then we can easily detect errors कि अरे यार ये तो सेक्टर ये खराब है। इसमें इशू क्या होता था कि अगर 2 बिट्स खराब हो गए, जैसे 1 एक जगह था वो 0 हो गया और दूसरी जगह 0 था वो 1 हो गया, समथिंग लाइक दैट, तो ये डिटेक्ट नहीं हो पाता था पैरिटी में। देन वी मूव्ड ऑन टू सीआरसी, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सीआरसी यूजेस हैश फंक्शन which detects multiple bit errors also। तो रेड लेवल 4 में होता क्या है कि हमारा स्ट्राइप डेटा होगा हमारे पास। सबसे पहले तो 1010 इस तरीके से एक एक्स्ट्रा डिस्क होगी जिसमें एक ईसीसी होगा, एरर करेक्टिंग कोड होगा। भले ही चेकसम हो, भले ही अपना सीआरसी हो, पैरिटी हो, कुछ भी हो, ये एरर करेक्टिंग कोड का ब्लॉक होगा यहाँ पे। ईसीसी ऑल्सो समटाइम्स हेल्प्स इन करेक्टिंग द एरर्स इन एडिशन टू डिटेक्टिंग देम। इसमें थोड़ी स्पीड कम हो जाती है बिकॉज एवरी टाइम यू रीड और राइट यू हैव to check the ECC, compute ECC, check the ECC. If there is an issue, correct the data using ECC। तो इसमें थोड़ा सा स्पीड का इशू रहता है। बाकी it is much more efficient than your RAID level 1 because यहाँ पे इतना mirroring नहीं करनी पड़ती डेटा की। Now we move on to level 5 of RAID। This level has block interleaved distributed पैरिटी। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। ब्लॉक इंटरलीव्ड, ये एक ही चीज है। ब्लॉक इंटरलीव्ड मतलब कि हर एक ब्लॉक में आपका पैरिटी बिट होगा कुछ इस तरीके से। तो इसमें होता क्या है कि लेट्स से कि यहाँ मेरा कुछ डेटा स्टोर्ड है, इसकी पैरिटी स्टोर होगी यहाँ पे, और जो इस डेटा की पैरिटी है वो यहाँ पे स्टोर होगी। तो इस तरीके से इसको इसलिए बोल देते हैं ब्लॉक इंटरलीव डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, और इसकी पैरिटी स्टोर होगी यहाँ पे। तो रादर देन सारे डेटा की पैरिटी एक साथ यहाँ स्टोर करने की बजाय हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके स्टोर कर दी। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि 4 में एक्सेस के लिए याद करिए कि हमें बहुत समय लग रहा था, क्योंकि सबका इसका पैरिटी कैलकुलेट करके फिर ये चेक करने के बाद देखना कि सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, देखने के बाद करेक्ट करना। तो इस ड्राइव का एक्चुअली बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा था। अगर ये ड्राइव यूज होगी तो भी ये यूज होगी, ये यूज होगी तो भी ये यूज होगी, ये यूज होगी तो भी ये यूज होगी। तो इसका बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा था। सो व्हाट दिस हेल्प्ड विद इज कि हर ड्राइव का इक्वल यूज होगा। अगर ये यूज हुआ तो इसका यूज होगा, ये यूज हुआ तो इसका यूज होगा पैरिटी के लिए। सो इट्स स्प्रेड आउट द यूसेज ऑफ ड्राइव्स। अच्छा, आगे के जो 2 लेवल्स है ना, लेवल 6 और मल्टी डायमेंशनल 6, दोज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड नॉट यूज्ड ऑफन। वहां यूज होते हैं जहां पे मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड टू इवन लूज 1 सिंगल बिट ऑफ डेटा। तो रेड लेवल 6 जो होता है वो 5 की तरीके से ही होता है, बट इट यूजेस सम एक्स्ट्रा रिडंडेंट इंफॉर्मेशन टू गार्ड अगेंस्ट मल्टीपल ड्राइव फेलियर्स। तो अज्यूमिंग कि कुछ ऐसी डिस्क की एरे है हमारे पास, यहाँ पे पैरिटी बिट है, पैरिटी बिट है, पैरिटी बिट है, इस तरीके से। तो पैरिटी के साथ साथ एक और ईसीसी ब्लॉक होता है, एरर करेक्टिंग कोड ब्लॉक होता है, जिसको हम क्यू बोलते हैं।
दैट इज यूज टू कैलकुलेट दिस, मतलब कि कोई एक एल्गोरिथम होगा, मोस्ट कॉमनली यूजेस गैलोय फील्ड मैथ एल्गोरिथम टू कैलकुलेट दिस एरर करेक्टिंग कोड ब्लॉक। तो वो भी स्टोर करता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मल्टीपल ड्राइव फेलियर्स। अभी इसको डीप में नहीं देखेंगे, बट जस्ट सो यू नो कि अगर 2 ड्राइव्स भी फेल होती हैं तो यूजिंग दिस क्यू ब्लॉक वी कैन रिकवर द डेटा ऑफ दीज 2 ड्राइव्स। और जो अपना लास्ट का M6 होता है वो कैसे काम करता है, अज्यूमिंग बहुत बड़ी ग्रिड है हमारे पास डिस्क्स की, सो इट यूजेस मल्टीपल ड्राइव्स कुछ इस तरीके से PQ 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 P P Q Q Q. So if you calculate codes of the 3 drives in this column, you are storing those codes here, and for this row you are storing the codes here, the error correcting codes. तो इससे क्या होता है कि अगर कुछ सेल्स हमारे खराब भी हो जाते हैं, so what we can do is we can recover using rows and columns. तो यहाँ की जो बिट्स है ना वो हम इन कोड्स के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। सो दैट इज द मल्टी डिमेंशनल 6 रेड लेवल 6। अच्छा, एक और तरीका होता है डिस्क को क्लोन करने का, जिसको 0-1 या 1-0 रेड बोलते हैं। रेड 0-1 रेड 1-0, दिस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर 1 and 0। 0 में स्ट्राइपिंग होती है, 1 में मिररिंग होती है। तो 0-1 में क्या करेंगे, पहले डेटा को स्ट्राइप करेंगे अलग अलग डिस्क में, उसके बाद ये डिस्क कर देंगे मिरर। ठीक है, ये 0-1 हो गया। और अभी 1-0 में क्या करेंगे, 1-0 में पहले डेटा को मिरर करेंगे, 1-0 1-0 1-0 1-0, फिर इसको स्ट्राइप करेंगे। अच्छा, अब आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए कौन सा रेड लेवल चाहिए, यहाँ पे मैं 0-1 1-0 भी लिख देता हूँ। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूज केस कि आपके पास कितनी जगह है, कितनी डिस्क्स हैं, आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं अगर फेलियर आया तो। सो दैट इज टोटली योर चॉइस। देयर आर पैरामीटर्स टू इट, बट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई एंड चूज अ रेड मेथड दैट suits your needs। रेड में कभी कभी इश्यूज भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये जो हमने स्ट्राइप और मिरर करके डेटा रखा हुआ है उसका कुछ कभी कभी डेटा का पॉइंटर गलत हो गया कि यार ये किसी और का डेटा हो गया, किसी और का हो गया, तो ऐसे कुछ इश्यूज आते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट। आजकल मार्केट में नई चीज चली है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज। आपने S3 सुना होगा, अज्योर स्टोरेज सुना होगा, GCP स्टोरेज सुना होगा। तो दीज आर ऑब्जेक्ट स्टोरेजेस if you want to store unstructured data onto cloud, तो इनका यूज किया जाता है। कोई जैसे बहुत बड़ा डेटा हुआ, जैसे कि कुछ जीबीज की फाइल हुई और आपकी डिस्क मान लीजिए उससे कम की है, सो इट इज ब्रोकन एंड स्टोर्ड। तो इसके अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, अलग तरीके से इसको स्टोर किया जाता है, अलग स्ट्रक्चर होता है क्लाउड का। तो जस्ट मेंशनिंग, आई डोंट थिंक सो दिस अपीयर्स इन एग्जाम्स, बट इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर आईडीड, आईडी के थ्रू हम डिस्क से डेटा फेच करके वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं यूजर को। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डिस्क्स टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हूएवर्स वाचिंग। तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है OS, बस 2-3 वीडियोस में खत्म ही कर देंगे इसको, फिर शुरू करेंगे अपना अगला एडवेंचर, अपना अगला एंडेवर। तो वोट्स के मामले में अभी ये चल रहा है, सो इफ यू वांट यू कैन change the course of this, go ahead and vote, ask your friends to vote। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और बाय बाय।